हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट आईक्यू प्लेटफॉर्म। दोस्तों, कल हम लोगों ने बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता की पहली टॉपिक कवर किया। अब दोस्तों हम लोग इसकी दूसरी वीडियो लेके आए हैं, बायोडाइवर्सिटी 2 जैव विविधता पार्ट 2। ठीक है दोस्तों, जो हम लोग पढ़े थे कि जैव विविधता क्या होती है, जैव विविधता किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जैव विविधता का वर्गीकरण, जैव विविधता के प्रकार, ये सारी बात हम लोग पढ़े थे। अब जो बचे पार्ट है उसके कि जैव विविधता का हॉट स्पॉट किसे कहते हैं, वो इंडिया में कहाँ कहाँ है। ठीक है, उसके बाद जैव विविधता के लिए संकट क्या है, फिर दोस्तों जैव विविधता का संरक्षण कैसे करते हैं और जैव विविधता का हमारे जीवन में महत्व क्या है। दोस्तों ये सारी बातों को हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, जैव विविधता का हॉट स्पॉट इसको बोलते हैं उष्ण स्थल। ठीक है, उष्ण स्थल का मतलब होता है जो सबसे अधिक घना एरिया हो, जहां विविधता ज्यादा होती हो, सबसे अधिक, वो हॉट स्पॉट कहा जाता है जैव विविधता का। जैव विविधता वाले विशेष केंद्रों को हॉट स्पॉट कहते हैं। भारत में 2 हॉट स्पॉट हैं दोस्तों, एक है पश्चिमी घाट, केरल मालाबार तट, और दूसरा है उत्तर पूर्वी हिमालय। हॉट स्पॉट जो होते हैं दोस्तों मेगा जोन कहलाते हैं। इसमें जैव विविधता, जो प्रजातियों की संख्या होती है, बहुत अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं मैप से आपको समझाऊंगा, बड़े आसानी से आपको याद हो जाएगा कि भारत में जैव विविधता के कितने स्थल हैं। मुख्य तो 2 ही हैं, पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी हिमालय। अब देखिए, ये भी क्वेश्चन करता है कि सबसे पहले हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने की थी, तो 1988 में जो नॉर्मन मायर्स थे, इन्होंने ही जैव विविधता की संकल्पना दी थी सबसे पहले दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, नॉर्मन मायर्स इनका नाम है। इन्होंने सबसे पहले जैव विविधता की हॉट स्पॉट की संकल्पना दी 1988 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हॉट स्पॉट क्या है। ये इंडिया है, प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, जो ये पश्चिमी घाट है दोस्तों, गुजरात से लेके पूरा केरल तक, इसी को हम बोलते हैं वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट। ये सबसे अधिक दोस्तों जैव विविधता के हॉट स्पॉट वाले स्थल होते हैं। ठीक है, और ये देखिए उत्तरी और पूर्वी हिमालय, ये भारत में पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी हिमालय हॉट स्पॉट के 2 प्रमुख केंद्र हैं। ठीक है दोस्तों, अन्य हॉट स्पॉट की अगर बात करें, मान लीजिए ऑप्शन में ये दोनों ना दे और कहे भारत के हॉट स्पॉट, तो फिर यहाँ जो लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार, ये दोनों भी हॉट स्पॉट के केंद्र होते हैं दोस्तों। और पूछे अगर स्पेशली केरल में, कि केरल में स्थित कौन सा हॉट स्पॉट केंद्र है, तो जो शांत घाटी है, साइलेंट वैली, ये जैव विविधता के लिए बहुत फेमस है दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि जहां पर भी जो हॉट स्पॉट क्या होते हैं, मेगा जोन कहलाते हैं। जहां प्रजातियों की संख्या बहुत अधिक हो और उनकी विविधता बहुत ज्यादा हो, उसे हम हॉट स्पॉट कहते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में आपको मैप से बना के दिखाया भी था पूरा पृथ्वी का, कि 0 डिग्री से 23.5 डिग्री कर्क और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री मकर रेखा, ये जो उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र हैं, ये सबसे अधिक हॉट स्पॉट के क्षेत्र होते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अब यहां तक तो आप दोस्तों समझ गए। फिर एक क्वेश्चन यहां से पूछता है कि बायोडाइवर्सिटी डे या जैव विविधता दिवस हम कब मनाते हैं, तो ये 22 मई को मनाते हैं दोस्तों। इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में ये पूछ चुका है, इसको VVI कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, 22 मई को। एक नोट डाउन भी कर लिए दोस्तों कि विश्व के कई देश हैं वो 29 दिसंबर को जैव विविधता दिवस मनाते हैं। क्यों दोस्तों, क्योंकि 29 दिसंबर 1993 को बायोडाइवर्सिटी कन्वेंशन हुआ था, जैव विविधता उसी समय प्रभावी हुआ था, इसीलिए विश्व के कई देश 29 दिसंबर को मनाते हैं। लेकिन ओवरऑल अगर बात करें तो जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ हर दशक 10 साल के दशक बनाता है दोस्तों। हर 10 वर्ष पर एक दशक बनाता है पूरे विश्व के लिए, कि ये थीम लेके चलेंगे। तो जो अभी 2011 से 2022 का जो दशक चल रहा है दोस्तों, ये यही चल रहा है, जैव विविधता दशक, बायोडाइवर्सिटी चल रहा है, जैव विविधता दशक। यूएनओ ने इसको घोषित किया है 2011 से 2020 तक। ठीक है दोस्तों, अब आप बात करते हैं हम लोग जैव विविधता के लिए संकट क्या है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला नंबर प्राकृतिक आवासों का नष्ट हो जाना। ठीक है दोस्तों,
जो भी प्राकृतिक आवास वन्य जीवों के थे, पेड़ पौधे हम लोग काट दिए तो वनस्पतियां नष्ट हुई, उनकी विविधता तो नष्ट हुई ही, और वनस्पतियों के चलते जो वहां पे जीव रहते थे, बंदर, शेर, चीता, तेंदुआ, भालू, हाथी, ये सब दोस्तों अब इनके आवासों का क्या हुआ, इनके आवासों का ह्रास होने लगा, ये नष्ट होने लगे। जब प्राकृतिक आवास नष्ट होने लगे, और क्यों होने लगे, क्योंकि उसको काट के वहां पे नगरीकरण किया जाने लगा, तो फिर इस कारण जैव विविधता का ये संकट हो गया दोस्तों। ये पहला कारण, प्राकृतिक आवास ही नहीं रहेगा तो वहां जैव विविधता कहां रहेगी दोस्तों, ठीक है। फिर प्राकृतिक आवास विखंडन, ये अलग है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बहुत लोग एक समझ लेते हैं कि जैव विविधता को एक ही समझते हैं, ठीक है। प्राकृतिक आवासों का नष्ट हो जाना अलग है और प्राकृतिक आवास विखंडन अलग है। देखिए, ये तो समझ गए कि उनके प्राकृतिक आवास को ही नष्ट कर देना, काट पीट के बराबर कर देना। और प्राकृतिक आवास विखंडन जो दोस्तों है, जैसे दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, वहां से जो रेलवे लाइन गुजरती है, इसको कहते हैं प्राकृतिक आवास विखंडन जैव विविधता वाले जगह पे, ठीक है। जैसे यहां से रेलवे लाइन गुजरती है दोस्तों, तो कई बार क्या होते हैं, जो शेर चीता होते हैं वो ट्रेन की चपेट में आके मर जाते हैं, तो ये होता है प्राकृतिक आवास विखंडन। यहां तक आप समझ गए होंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान से रेलवे लाइन गुजरती है, ऐसा देखा गया है। ऐसे दुर्घटनाएं होते हुए जो जैव विविधता वाले केंद्र हैं जहां ऐसे जीव हैं, ठीक है दोस्तों। तीसरा है भूमंडलीय तापन या वैश्विक तापन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ये कैसी होती है दोस्तों, तो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज के चलते होता है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, यदि पृथ्वी के तापमान में 3.5 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है तो विश्व की 70% प्रजातियों पर विलुप्तता का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। मतलब 70% प्रजाति विलुप्त हो जाएगी, केवल पृथ्वी का टेम्परेचर अगर 3.5 डिग्री बढ़ जाए दोस्तों सेल्सियस, ठीक है। और वो कैसे बढ़ेगा, पेड़ काट रहे हैं, ठीक है, अनियंत्रित दोहन हो रहा है, बारिश दोस्तों हो नहीं रही है, इसलिए क्लाइमेट चेंज हो गया है। मौसम अपने समय पर, अपना जो मौसम होता है, उनकी जो दशाएं होती हैं वो अपने आइडियल कंडीशन में नहीं पाई जा रही हैं। इस कारण जैव विविधता, क्लाइमेट चेंज, ये सब भंग हो गए हैं। इसीलिए दोस्तों, अगर पृथ्वी के तापमान में इसी कारण ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रहा है, ओजोन परत में छेद हो गया है, तो सूर्य की किरण डायरेक्ट आती है कुछ परसेंट, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा ओजोन परत वाले चैप्टर में दोस्तों, ठीक है। तो सोचिए, अगर 3.5% डिग्री की वृद्धि सेल्सियस, 3.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि अगर हो जाती है पृथ्वी के तापमान में, तो 70% जो प्रजाति है वो ऐसे ही नष्ट हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इस कारण ग्लोबल वार्मिंग भी एक जैव विविधता के संकट में आता है, ठीक है दोस्तों। अगला है हमारा नगरीकरण या औद्योगिकरण। इंडस्ट्रियल जो एरिया होते हैं, जो हम उद्योग लगाते हैं, नगरीकरण को बढ़ावा देते हैं, ये भी जैव विविधता के लिए संकट है। क्योंकि आप पेड़ को काटेंगे, जंगल का जंगल को काटेंगे, नष्ट करेंगे, तब न जाके फिर कोई भी उद्योग लगाएंगे या तो कोई भी अर्बनाइजेशन करेंगे, नगरीकरण करेंगे दोस्तों। अर्बनाइजेशन करने के लिए आपको पेड़ काटना, जंगल काटना, यही स्वाभाविक रूप से करना पड़ेगा, और ये जैव विविधता के लिए खतरा है दोस्तों, ठीक है। अगला है दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण, ये भी जैव विविधता के लिए संकट है दोस्तों। अम्लीय वर्षा हो जाए, एसिड रेन, बत्तख, हंस और सारस की मृत्यु का एक प्रमुख कारण सीसा विषाक्तता है। अब देखिए, अम्लीय वर्षा होगी तो भी जो जीव इसके चलते मरते हैं, तो जैव विविधता क्या हुई, नष्ट हुई। सीसा निकलता है दोस्तों, जो ये बहुत विषाक्त पदार्थ है, ठीक है, गाड़ी के धुओं से। तो दोस्तों, इससे बत्तख, हंस और सारस जैसे जो जैव विविधता वाले वन्य जीव हैं, ये भी एक इनकी मृत्यु हो रही है। ये किसके चलते, प्रदूषण के चलते, ठीक है। और लाइकेंस तो जानते हैं दोस्तों, वायु सूचकांक है, जैसे ही प्रदूषण बढ़ता है सबसे पहले नष्ट हो जाते हैं। तो इन पर प्रभाव जो पड़ रहा है वो पर्यावरण प्रदूषण के चलते, और सब मिला के किसको दिक्कत हो रही है, तो जैव विविधता के लिए संकट है, ठीक है दोस्तों। फिर अगला है प्राकृतिक संसाधनों का अनियंत्रित दोहन, ठीक है। यहां बात बड़े गौर से समझिएगा दोस्तों। मेढक की जो टांग होती है, उसके जो वेस्टर्न कंट्री होते हैं, मेढक की टांगों का उपयोग करते हैं अपने खाने में स्वाद को बढ़ाने के लिए दोस्तों, ठीक है। खाने में जो स्वाद बढ़ता है, वहां यूरोप और उत्तरी अमेरिका में
कि जो देश हैं वो मेढक की टांगों का उपयोग करते हैं कि अपना भोजन टेस्टी बने, ठीक है। इसलिए भारी मात्रा में इंडिया और कुछ एशियाई देशों से इसका निर्यात किया जाता था, ठीक। 1983 में भारत ने 3650 मैट्रिक टन, दोस्तों याद रखिएगा 3650 मैट्रिक टन मेढक की टांगों का निर्यात कर दिया। तो मेढक की टांग निर्यात करेंगे तो मेढक मार के ही ना करेंगे, तो मेढक मर गए। तो क्या हुआ, यहां भारी मात्रा में मेढकों की कमी हो गई और मेढक क्या करते हैं, कीड़े मकोड़ों कीटों को खाते हैं। तो कीट इतने ज्यादा यहां बढ़ गए कि जैव विविधता का जो फूड चेन है वो डिस्टर्ब होने लगा, जैव विविधता पर असर आने लगा। इसीलिए 1 अप्रैल 1987 को भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया कि अब मेढक की टांगों का निर्यात नहीं किया जाएगा। तो प्राकृतिक संसाधनों का अगर हम अनियंत्रित दोहन करेंगे तो भी हम जैव विविधता के संकट को बढ़ावा दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरा है इसमें जैव विविधता के संकट में विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसको समझिएगा। पार्थेनियम, जिसे हम गाजर घास कहते हैं, एक छोटा सा पौधा अपने आप पनप जाता है, ये खतरनाक खरपतवार है, एलर्जी वाले रसायन उत्पन्न करता है। यह 1950 ईस्वी में अमेरिका से आयात किए गए गेहूं के साथ आया दोस्तों, और आज तक नहीं गया। आप अपने अगल बगल, घर के अगल बगल देखते होंगे, छोटी छोटी एकदम ऐसे दानेदार घास नुमा संरचना ऐसे उठी रहती है, मोटी मोटी, उसमें व्हाइट व्हाइट दाना लगा रहता है, वही है। वो आज तक यहाँ इंडिया में अपने आप खिला रहता है, गया ही नहीं। ये खतरनाक खरपतवार है क्योंकि एलर्जी वाले रसायन उत्पन्न करता है दोस्तों। ये जैव विविधता के लिए बहुत बड़ा संकट है, जिसे बोलते हैं पार्थेनियम गाजर घास। समझ गए, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। फिर है हाइसिंथ, या उसी को बोलते हैं वाटर लिली, आप सुने होंगे, जलकुंभी। ये किसी भी जलाशय में अगर रहते हैं तो दोस्तों पूरा का पूरा जलाशय ही कवर कर लेते हैं, किसी दूसरे पौधों को पनपने ही नहीं देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये भी एक जैव विविधता का बहुत बड़ा संकट है, और ये ब्राजील से भारत आया था और आज तक भारत में पनप रहा है, और जहां भी रहता है किसी दूसरे पौधों को पनपने नहीं देता है, ठीक है दोस्तों। पार्थेनियम घास तो आप दोस्तों समझ गए, और वाटर लिली भी समझ गए कि जलकुंभी जहां भी सबसे अधिक मात्रा में होगी वहां किसी अन्य पौधों को पनपने ही नहीं देगी, ठीक है। अब है दोस्तों, ये आप समझ गए, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण में दो चीज है, ठीक। ये होता है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण, इसे ही कहते हैं, जो जैव विविधता के लिए संकट है। फिर है दोस्तों मेथड्स ऑफ बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, जैव विविधता का संरक्षण, ठीक है। दो तरीकों से हम दोस्तों करते हैं, एक होता है इन सीटू, दूसरा होता है एक्स सीटू। इन सीटू अब दोनों समझाते हैं दोस्तों। इन सीटू को हिंदी में बोलते हैं स्वस्थान संरक्षण, ठीक है। अब देखिए, जब किसी जीव या वनस्पति जातियों को उनके निवास क्षेत्र में ही संरक्षण प्रदान किया जाता है तो उसे स्थानिक या स्वस्थान संरक्षण कहते हैं। जैसे अगर जान गए कि कोई भी वनस्पति या जीव विलुप्तता के खतरे पे है तो उसे क्या करते हैं, जैसे ये पेड़ है दोस्तों आम का, नीम का, तो इसको क्या करेंगे, अब ऐसे घेर देंगे, ठीक है, और इसमें ही इसका संरक्षण करेंगे, और इसको बढ़ावा देने के लिए जो इसकी आवश्यक चीजें हैं उसको हम करेंगे इनके लिए कि इनका विकास हो, उसी को बोलते हैं इन सीटू। जो जीव या वनस्पति जातियां विलुप्त होने के कगार पे हैं, ठीक है, लेकिन उनके निवास स्थान में देखिए लिखे हैं कि जब किसी जीव को या वनस्पति जातियों को उनके निवास क्षेत्र में ही संरक्षण दिया जाता है उसे हम इन सीटू बोलते हैं, जैसे राष्ट्रीय उद्यान, नेशनल पार्क, वन्य जीव अभयारण्य और जैव मंडलीय क्षेत्र, वर्ल्ड वाइड सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, जो भी आपके दोस्तों हैं, इनको ये इन सीटू के तहत आते हैं, जहां पे उस पौधे को जिस जगह पे वो है वहीं पर उसको घर बनाकर उसके लिए या उसको एक कैंपस में कर संरक्षण किया जाता है, उसे बोलते हैं इन सीटू, ठीक है दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे। अब आइए दोस्तों एक्स सीटू किसे कहते हैं, बाह्य स्थान संरक्षण। जब जीव एवं वनस्पति जातियों को उनके निवास क्षेत्र से हटाकर अन्यत्र कहीं संरक्षित किया जाता है उसे बाह्य स्थान संरक्षण कहा जाता है। जैसे अब उस जगह पे उसको खतरा हो गया है, वहां पे हम मान गए कि एकदम ये पनप नहीं सकते, उनके लिए अब किसी लेबोरेटरी प्रयोगशाला में ले जाएं या किसी ऐसे विशिष्ट स्थान पर जहां पर उनके लिए जलवायु वो अनुकूल हो, और वहां पर उसको हम उसकी देखरेख करके
उसके प्रजाति का ग्रोथ करा दें, उसे हम बोलते हैं बाह्य स्थान। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाकर, जैसे कोई पौधा अगर यहाँ पे है उसको हटाकर किसी दूसरे स्थान पे हमने कर दिया, ये बाह्य स्थान संरक्षण है। देखिए इस विधि में संकटग्रस्त जीवों और वनस्पतियों का सर्वेक्षण करके उन्हें उचित जलवायु प्रदान की जाती है, और जो वन्य जीव हैं उनको कृत्रिम आवासों, जैसे आप जू देखे होंगे चिड़ियाघर, उसमें स्थानांतरित कर उन्हें उपयुक्त भोजन उपलब्ध कराया जाता है दोस्तों। और वनस्पतियों के संरक्षण के लिए वनस्पति उद्यान या कृत्रिम ग्रीन हाउस निर्मित किए जाते हैं। इसे ही हम बोलते हैं एक्स सीटू बाह्य स्थान संरक्षण दोस्तों। ठीक है, तो आप इन सीटू और एक्स सीटू समझ गए होंगे। ये जैव विविधता का संरक्षण हम ऐसे करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारा बचा है जैव विविधता का महत्व। ठीक है, जैव विविधता का महत्व क्या है दोस्तों? पारिस्थितिकी तंत्र का संतुलन जो बनाए रखता है, इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, वो जैव विविधता है। पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण और भंडारण जो करता है वो जैव विविधता के चलते होता है, ये महत्व है। प्रदूषण का मुकाबला जो करता है वो जैव विविधता के चलते होता है। जितने पेड़ हरियाली होगी पोल्यूशन उतना ही कम होगा, क्योंकि पेड़ प्रदूषण को एब्जॉर्ब कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, जलवायु को स्थिर करता है, क्लाइमेट चेंज नहीं होने देता, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी। तो हमको आज जो देख रहे हैं मौसम एकदम बिगड़ गया है, अपने अनुसार बारिश के मौसम बारिश नहीं हो रही है, ठंडी में ठंडा नहीं पड़ रहा है, ये सब क्लाइमेट चेंज हो चुका है, जिसके लिए आपको मैंने पहले टॉपिक पढ़ाया भी था, कॉप सम्मेलन करते हैं, वो सब रीजन नहीं होंगे अगर जैव विविधता अगर अनुकूल रहेगी, पर्याप्त मात्रा में रहेगी, हर जगह अपनी जगह स्थिर रहेगी। तो जलवायु को स्थिर करना इसका महत्व है दोस्तों, जैव विविधता का महत्व। फिर जल संसाधनों की रक्षा करता है, वाटर कंजर्वेशन, भारी मात्रा में पेड़ होंगे, पौधे होंगे, जैव विविधता होगी तो भारी मात्रा में बारिश होगी, तो हमको जल की कमी नहीं होगी दोस्तों। मिट्टी का निर्माण और संरक्षण करना, जैव विविधता रहेगा तो मिट्टी का कटाव नहीं होगा, मिट्टी का निर्माण होगा और उसका संरक्षण हो जाएगा। तो दोस्तों ये जैव विविधता का ये महत्व है, जैव विविधता से सारी चीजें होती हैं। पर्यावरण संतुलन रहेगा, जब ओवरऑल चीजें सही रहेंगी तो जाहिर सी बात है कि पर्यावरण क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा, ये जैव विविधता का महत्व है। प्रजातियों की विविधता बनाए रखना, जब पर्यावरण संतुलन हो जाएगा, जब पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन हो जाएगा तो अपने आप प्रजातियों की विविधता बननी शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे जीवन में दोस्तों जैव विविधता का महत्व है। दोस्तों हम लोग को भी अपने जीवन में जितने आप पेड़ लगा सकें, वृक्ष लगा सकें, पौधे लगा सकें, आप लगाइए दोस्तों, क्योंकि जब जैव विविधता ही नहीं रहेगी, पर्यावरण ही नहीं रहेगा तो हम इस धरती पर और जो जीव जंतु हैं वो सही से नहीं रह पाएंगे दोस्तों। तो ये तो अपना कर्तव्य बनता है कि हम लोग अब जहाँ रहते हैं उस पर्यावरण को हमारा कर्तव्य है उसको बनाए रखें और उसका ग्रोथ करते चलें। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे भूमि की जैव विविधता होती है, वायुमंडल में जो हम देख रहे हैं जैविक अजैविक घटक, वैसे ही होती है जलीय जैव विविधता। दोस्तों जो जल में जितने भी प्रवाल द्वीप क्षेत्र होते हैं वो जलीय जैव विविधता के केंद्र होते हैं। अब प्रवाल द्वीप क्षेत्र कैसे किसे कहेंगे, तो वही आप ले लीजिए, यहाँ पे जो लिखे हैं लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार, ये क्या है, प्रवाल द्वीप क्षेत्र हैं जो जैव विविधता के सबसे प्रमुख केंद्र होते हैं दोस्तों। ये जल की विविधता होती है, जल में पाई जाती है। अब देखिए IUCN होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये कई एग्जाम में पूछता है। ये क्या करता है, रेड डाटा लिस्ट, लाल बुक प्रकाशित करता है, जिसमें संकटग्रस्त जीवों की सूची होती है कि ये जीव अब विलुप्तता के कगार पे हैं, इनको बचाने के लिए आप सोचिए, इनको बचाने के लिए, इनको संरक्षण करने के लिए उपाय कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये IUCN एक संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यही प्रकाशित करती है रेड डाटा लिस्ट। कई एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा है कि संकटग्रस्त जीवों की सूची कहाँ प्रकाशित होती है, तो रेड डाटा लिस्ट, और कौन करता है, IUCN। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हमारा जैव विविधता जो चैप्टर था वो पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। इसका आप एक बढ़िया नोट्स बनाइए, इसको अच्छे से देखिए, इसको बार बार देखिए वीडियो को दोस्तों, फिर देखिए, आपके लिए एग्जाम में जरा भी कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा दोस्तों, आप चुटकी में क्वेश्चनों को हल कर लेंगे। और आदमी एक भी क्वेश्चन अगर पढ़ा हुआ जब आने लगता है, करता है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, कितनी खुशी होती है।
तो आप इस वीडियो को दोस्तों, जितनी मैं सीरीज लेके आ रहा हूं, आप उसको कई बार देखिए, उसका नोट्स बनाइए, फिर देखिए दोस्तों, कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए कठिन नहीं रह जाएगा। आप खुद कहेंगे कि ऐसा पढ़े हैं कि एकदम दिमाग में याद हो गया कि इस दूसरों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं मिलता हूं अपने पर्यावरण के अगले सीरीज में। मैं अगला चैप्टर जल्द ही लेके आऊंगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।